ओके, सो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हाँ, नहीं है ज्यादा। एक्चुअली ये ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फंडामेंटल जो है ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और जो लॉज है वो इन पे बेस्ड है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, हमको वो चीजें पता होती तो हम यूजुअल अपनी लाइफ में यूज करते, तो इस वजह से ना इन लॉ को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमें वो चीज नोन होती है। ठीक है, फॉर्मेलिटी के हिसाब से। जैसे कि मैं एक आध एक्सियम या पोस्टुलेट का एग्जांपल देता हूं। मान लो अगर मैंने ये बोला कि प्रखर का वेट अक्षत के वेट के बराबर है और प्रखर का वेट अभिनव के वेट के बराबर है। मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया, तो अक्षत और अभिनव का वेट भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आई ये चीज? तो इसको एक एक्सियम दे दिया उसने, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, लाइक दिस, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले पेज नंबर 80 में आप अगर देखेंगे तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो इसमें एक एक करके वो पॉइंट्स में लिखे हैं, तो उनको डिस्कस करता हूं। पॉइंट के बारे में लिखा है फर्स्ट, सबसे पहला, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, नो पार्ट और नो डायमेंशन, उसका कोई पार्ट या डायमेंशन नहीं होता है। सेकेंड क्या लिखा है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब उसकी ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, डिफाइन किया है। द एंड ऑफ लाइन्स आर पॉइंट, तो लाइन के जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। फिर लिखा है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब स्ट्रेट लाइन बता रहा है क्या होता है, अगर पॉइंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे इस तरह से तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, लाइक दिस। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो सरफेस के बारे में बता रहा है जिसमें लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी, वो सरफेस है। और जो सरफेस के एंड्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे ये सरफेस है, ये बोर्ड एक सरफेस है, इस बोर्ड का ये वाला एंड क्या है, ये वाला एंड क्या है, लाइन वाला एंड क्या है, लाइन। तो ये सरफेस के एंड्स लाइन होते हैं, लाइन के एंड्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब टर्म्स बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं एक्सियोम्स पे। तो पेज नंबर 81 पे आपको एक्सियोम्स दिखेंगे। ठीक है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है हम देखेंगे। एक्सियोम्स एक्चुअली एक उस तरह के थ्योरम्स होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, जो नोन ट्रूथ होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो एक्सियोम्स के बारे में लिखा है सबसे फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड क्या लिखा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स होल आर इक्वल, अगर दो इक्वल क्वांटिटीज को किसी दूसरी दो इक्वल क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो होल क्या होगा, इक्वल। जैसे कि हम यूजुअली हम करते भी है, अगर मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, x प्लस वाई और 5, ये दोनों आपस में इक्वल है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो दोनों इक्वल्स आपस में ऐड होंगे, तो x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, इधर 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, इधर पे 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। समझ में? तो हम ये बहुत बार अप्लाई भी करते हैं, कभी कभी आपने किया भी होगा शायद। ठीक है, तो हम दो इक्वल्स को आपस में ऐड करके इस तरह से नया बना देते हैं। ओके, तो यही चीज बता रहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल। फिर उसके सब्सट्रैक्शन के लिए भी लिखा है, इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर आर इक्वल। तो तीन चीजें उसने बता दी। ठीक है, फिर फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। समझ में है ये एक्सियोम, थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो अगर मैं 2/9 की बुक लूं, एक के पीछे दूसरे को रखूं या दूसरे के पीछे पहले को रखूं, वो दोनों एक दूसरे को हाइड कर देगी, कंप्लीटली कोइंसाइड कर देगी। समझ में? तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी आपस में, ये बताना चाह रहा है। तो ऐसी चीजें जो एक दूसरे को कंप्लीटली कोइंसाइड कर दे, वो दो चीजें आपस में इक्वल होंगी। ये ज्योमेट्री में ज्यादातर अप्लाई होता है। मान लो एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल रख रहा हूं या दूसरे के ऊपर पहला, दोनों एक दूसरे को हाइड कर रहा है, तो वो दोनों रेक्टेंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये भी एक्सियोम है, इसको समझे कि नहीं, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे होल मतलब ये पूरी कोचिंग जो है
वो इस पार्ट मतलब इस रूम से जो है वो बड़ी है, एंड सो ऑन, ऐसा सभी जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई दो चीजें सेम चीज की डबल है, जैसे मान लो एक चीज है बी, वो ए का डबल है, बी इज इक्वल टू टू ए, और दूसरी चीज सी है, सी इज इक्वल टू बी टू ए है, दोनों ए के डबल है, तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान लो बी ए का हाफ है, मतलब बी इज इक्वल टू ए बाय टू है, सी इज इक्वल टू ए बाय टू है, सी ए का हाफ है, तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ गए? तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स के स्टेटमेंट पे बेस्ड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पोस्टुलेट्स पे। तो यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स दिए। तो ये जो पोस्टुलेट्स है ये स्पेसिफिकली ज्योमेट्री पे बेस्ड है। जो अभी हमने ये सारे एक्सियोम्स डिस्कस किए ना, ये ज्योमेट्री पे नहीं, किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे ये हो सकते हैं अप्लाई, लेकिन पोस्टुलेट्स स्पेसिफिकली ज्योमेट्री पे बेस्ड है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपको दिखेगा पेज नंबर 82 में। तो क्या लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट की स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो सारे बच्चे। A straight line may be drawn from any one point to any other point। मतलब अगर मान लो इस पूरे प्लेन में कोई भी दो पॉइंट है, तो भाई इससे स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, ये बोल रहा है। समझ गए फर्स्ट पोस्टुलेट? सेकंड पोस्टुलेट की स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो मान लो ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड मतलब जिसके एंड पॉइंट है, तो उसको इनडेफिनेटली आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से ये बताना चाह। समझ गए ये? हाँ हाँ, वो दिया हुआ है उसके नीचे डॉटेड में। थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब ये पोस्टुलेट नहीं देता तो क्या सर्कल नहीं बनता? बनता ना। तो सर्कल बनाया जा सकता है किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर और किसी भी रेडियस का मेजर लेके। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब सारे राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, बस ये बता। हाँ, ये भी हो, तू भी बना ले अपने नाम से पोस्टुलेट। ठीक है, अभिनव पोस्टुलेट। ओके, हो गया यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट पे। अ, अच्छा, फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, यहां तक तो सब ठीक था। फिफ्थ पोस्टुलेट ना बड़ी सिंपल सी चीज को बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसने बताया है यूक्लिड ने। तो यूक्लिड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप लोग देखोगे यूक्लिड के बारे में लिखा है पेज नंबर 80 में, ये 325 बीसी से 265 बीसी में था। मतलब समझ रहे, 325 बीसी, आज से 2300 साल पहले के आसपास की बात है। ठीक है, तो उस समय ये सब स्टेटमेंट बोलना बहुत बड़ी बात थी। उस समय राइट एंगल लोग नहीं जानते थे, तो ये बता दिया राइट एंगल से इक्वल होते हैं, मतलब ठीक है। हाँ, सही बात बोला। ओके, चलो, फिफ्थ पोस्टुलेट को समझना ये अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या लिखा है स्टेटमेंट? अब बातें नहीं, तुम दोनों ध्यान दो इधर। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line, if produced indefinitely, meets on the side on which the sum of the angles is less than two right angles। तो यहां पर टू राइट एंगल ये वर्ड दो तीन बार यूज हुआ है। तो टू राइट एंगल वर्ड का मतलब क्या है? दो राइट एंगल। दो राइट एंगल मिलके कितने एंगल बनेगा? एक राइट एंगल कितना होता है? 90। दो राइट एंगल कितना बनेगा? 180। समझ में आया कि नहीं? तो वो जो टू राइट एंगल लिखा हुआ है ना, उसको 180 डिग्री समझ लेना। ठीक है, अब ये बोलना चाह रहा है, मान लो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक लाइन फॉल कर रही है दोनों के ऊपर। ठीक है, ये दो लाइन दोनों फॉल, ये लाइन फॉल कर रही है। अब इसमें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? को इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? को इंटीरियर, एंगल 1 और एंगल 2। और ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे? ये भी को इंटीरियर, एंगल 3 और एंगल 4। समझ गए?
अब एंगल 1 और एंगल 2 को जब ऐड करेंगे और ये एडिशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का एडिशन लेस देन 180 आएगा, लेस देन 180 आएगा, तो ये वहां जाके कट करेंगे। समझ में है? और अगर ये लेस देन 180 है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा, क्योंकि ये चारों एंगल ऐड होके ये दोनों का सम कितना होता है 180, ये दोनों का सम कितना होता है 180, मतलब चारों मिलके कितने होते हैं 360। तो अगर ये 180 से छोटा है तो ये 180 से बड़ा होगा। हाँ, उसने बोला ना इज लेस देन टू राइट एंगल, उसकी स्टेटमेंट पढ़ना पोस्टुलेट की, क्या लिखा हुआ है, इफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, सेकेंड वाली लाइन लिखा है लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, तो अगर इन दोनों लाइन को अगर इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे तो ये उस तरफ जाके कट करेंगे। उसकी स्टेटमेंट की मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? ठीक है। और जहां पर ये 180 से ग्रेटर होगा उस तरफ वो डाइवर्ज होंगी, वो कट नहीं करेंगी, ये बताना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? ओके, तो ये थे 5 पोस्टुलेट्स। ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आते हैं एग्जाम में, जैसे एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1, और इस 5.1 का सबसे पहले आप देखना क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ट्रू या फॉल्स? false, infinite lines can pass through a single point. Second है there are an infinite number of line which passes through two distinct points, true या false? false, दो distinct points से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, बना के देख लेना, दो पॉइंट और लाइन बना के देख लेना, समझ जाओगे। फिर क्या लिखा, थर्ड a terminated line can be produced indefinitely on both side, yes it is true, ये एक postulate है। थर्ड फोर्थ क्या लिखा है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, यस इट इज ट्रू। फिफ्थ लिखा है ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, ए बी और एक्स वाई दोनों आपस में इक्वल है होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो बस वही चीज है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये वैसे तो नहीं पूछता है, इसको छोड़ दो, इसमें डेफिनेशन पूछ रहा है ना, पैरेलल लाइन की, रेडियस ऑफ सर्कल की। ऐसे ही है, रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सेंटर और सर्कल की बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस। लाइंस विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, वो परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये वैसे नहीं आता है। इसके बाद इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है यूजुअली, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको डिस्कस कर लू क्या? क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 एक बार देख लो। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो भाई यहां पर देखो, सबसे पहले इसको डायग्राम बना देते हैं। एक पॉइंट ले लेता हूं ए, दूसरा पॉइंट ले लेता हूं बी, और इसके बीच में आ रहा है पॉइंट सी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां तक क्लियर सबको? अब आगे क्या लिखा है, सच दैट ए बी इज ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ये भी दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी सी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो आपको प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए बी होगा, ये प्रूफ करना है। हाँ बताओ भाई कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, देखो ऐसे लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू आएगा ए बी। क्या ये पहला लाइन समझ में? लेकिन इसका ये क्यों होगा ए बी के बराबर, इसका रीजन बताओ। हाँ, ये एक्सियोम है। तो वो देखो, एक्सियोम वो कोइंसाइड वाला एक्सियोम था ना, कौन सा एक्सियोम है, एक्सियोम 4, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर हम AC और BC को ऐड करेंगे तो दोनों कोइंसाइड करेगा किसके, AB के, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे एक्सियोम 4 से। क्लियर? हाँ, एक्सियोम 4 लिखना, साइड में लिखना पड़ेगा बाय एक्सियोम 4। ठीक है, अब देखो यहां पर AC, हाँ, और उसके बाद BC की जगह पे क्या पुट करेंगे, BC की जगह पे AC, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। तो ये क्या हो जाएगा, 2AC इज इक्वल्स टू AB, जिससे AC की वैल्यू आ जाएगी हाफ AB। समझ में है? तो ये क्वेश्चन कभी एक आध मार्क्स के लिए पूछ लेता है।
हटा दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ो जल्दी से। लिखा है इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी, मैं 6 लिख रहा हूं क्या? मैं एक्चुअली 6 ही बताना चाह रहा था, मैंने गलती से 5 बोल दिया। 6 ही है, यही करना है ना। ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 4 और 6। ठीक है, ओके। ये दिया हुआ है और आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या है ए, ये वाला पॉइंट क्या है बी, ये वाला पॉइंट क्या है सी, और ये वाला पॉइंट है डी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट जो गिवन है, एक बार मार्क कर देता हूं मैं इसको, एक सेकेंड। ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो बताओ कैसे करेंगे। करेक्ट। हम्म। तो सबसे पहले हमने ये देखा एसी मतलब क्या है। एसी मतलब यहां से यहां एसी है। फिर हमने उसका राइट साइड देखा। राइट साइड क्या है बीडी, तो बीडी मतलब क्या है, यहां से यहां तक बीडी है। और आपको जो प्रूफ करना है वो ये वाला पार्ट को और ये वाले पार्ट को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए ये वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो मतलब बीसी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो। पहले ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख दिया हमने, क्यों? क्योंकि ये क्या है, गिवन है। फिर हमने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि बीसी बीसी आपस में इक्वल होगा। अब वो थिंग्स इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन द रिमाइंडर आर इक्वल, ये है एक्सियोम। तो हम इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। बी डी माइनस बीसी, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ए बी, ए सी माइनस बीसी, ए सी माइनस बीसी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और बी डी माइनस बीसी क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। और हो गया प्रूफ। समझ में है? यूजुअली यही दो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। हाँ, खत्म हो गया। एक और है क्या इसमें कुछ? इक्विवेलेंट वर्जन वही है जो मैं आपको समझा रहा था, वो जिसमें 180 से कम बनेगा, कोई इंटीरियर एंगल का सम उस तरफ कट करेगा। सिंपल मतलब यही है। ठीक है, ओके। तो खत्म हो गया यूक्लिड से यहाँ पर। ठीक है अक्षत, बहुत डर रहा था यूक्लिड से। हो गया खत्म? कुछ पूछना है? हाँ, अब बताओ कौन सा चैप्टर डाउट में करें आज? थर्टीन पॉइंट टू करते हैं, उसको बाद में करते हैं, इंडिविजुअली तेरे को बता दूंगा। कोई सा दूसरा? हाँ, पॉलिनोमियल्स हम लोग पिछले क्लास में क्या नंबर सिस्टम कर रहे थे ना, आई थिंक। पॉलिनोमियल किया था, फिर नंबर सिस्टम किया था। चलो आज मैं रैंडम क्वेश्चंस दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल के, दोनों एक साथ रिवाइज करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का कुछ है किसी का डाउट तो बताओ। मैं नंबर सिस्टम फिर पहले दे देता हूं, ठीक है। हम्म। हाँ, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में है ज्यादातर स्कूलों में, वो ये है, इस तरह का मतलब। सॉरी। हाँ, किसके? अच्छा, उसके स्कूल में। ओके, ओके, चलो ये क्वेश्चन है, ध्यान देना इधर। आपको ये दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसा क्वेश्चन। ए और बी दोनों तरह। कितने लोगों से ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं? हैंड रेस करो। ऑनलाइन वाले बच्चे हैंड रेस करो जिनसे बन जाता है। ओके, एक। ऑनलाइन में दो। ओके, और यहाँ पर कोई भी नहीं? ओके, देखो इधर सबसे पहला स्टेप क्या होगा,
पहला स्टेप ये है कि जो भी दिया हुआ उसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। ओके, अब इधर पे ना थोड़ा सा स्पेस देके राइट हैंड साइड भी जैसा है वैसे ही लिख दो। अब आप काम क्या करोगे, देखो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करके यहां तक ला सकते हो। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। किसको, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए पहले हम रैशनलाइजिंग फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूं, सबसे बनना चाहिए ये क्वेश्चंस। काव्य तेरे से क्यों नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए क्वेश्चन तो। और कौन है ऑनलाइन में? हाँ ठीक है, आशुतोष हैंड रेस कर दिया, डाउन कर देना। और कौन है? हाँ, बन जाएगा ना, ठीक है, ओके। राधिका तुमसे कि नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? चलो बाकी लोग इधर ध्यान देना। रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। न्यूमरेटर में भी सेम मल्टीप्लाई आएगा, 3√2 प्लस 2√3। ये स्टेप क्लियर सबको? अब ये करने के बाद डिनोमिनेटर पे पहले फोकस बनाओ। यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी। अक्षिता कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बताओ जल्दी यहां पर। ये करते अंशुल बता दो। वेरी गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा तुम्हारा ए है, समझ रहे हो ना। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 3√2 का होल स्क्वायर माइनस बी, मतलब क्या, ये पूरा बी है, मतलब माइ ये हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? और न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये √2 पहले मल्टीप्लाई होगा इस वाले से ना, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इसके बाहर में 1 है, इसके बाहर में 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और रूट के अंदर में क्या आएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। ठीक है, लिखते चलो भाई, ऐसे में नहीं होगा, नहीं तो इसीलिए नहीं बनता है फिर। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, क्या बनेगा, +2√6 होगा ना। √2 और √3 √6 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया दोनों मल्टीप्लीकेशन। अब √3 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो देखो सारे पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव आना है। √3 मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 × 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3। रूट के अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, √6। लास्ट वाला शौर्य बता क्या होगा, लास्ट वाला ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ, +2 क्या हो जाएगा, ये 9, दैट इज इक्वल्स टू 2 - b√6 जैसा दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, होगा कि नहीं, 2√6 3√6 कितना होगा दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 5√6, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब यहां पर ये जो √4 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2, और 2 3 से कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6। √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया +6। तो 6 + 6 कैसे है, क्लियर। प्लस ये दोनों का एडिशन कितना था 5√6 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर पे फोकस करना। क्या लिखा हुआ है, 3√2 का होल स्क्वायर। तो इसको समझो, 3√2 का होल स्क्वायर क्या होता है। पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे, वो कितना होता है 9। √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 2। 9 2 सा कितना होता है 18, मतलब ये वाला टर्म आएगा 18। क्लियर ये चीज। फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, 2√3 का होल स्क्वायर। तो पहले 2 का स्क्वायर इंटू 3, समझ गए। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का कितना हो जाएगा 12, तो यहां पर क्या आ जाएगा -12। यहां तक क्लियर सबको, ओके। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, ये 12। तो यहां पर आ जाएगा 12 प्लस 5√6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 6। सेपरेट करो डिनोमिनेटर को। अच्छा राइट साइड तो लिखा ही नहीं ना मैंने, राइट साइड क्या है, 2 - b√6। तो ये आ जाएगा 12/6 प्लस 5/6√6 इज इक्वल टू 2 - b√6। क्लियर हुआ ये चीज। 6 1 जा 6 2 जा, ये कट जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 2 प्लस 5/6√6 इज इक्वल टू 2 - b√6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 5/6√6 इज इक्वल टू -b√6, ठीक है। अब √6 भी कट जाएगा, 5/6 इज इक्वल टू -b, माइनस को इधर भेज दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
-5/6। ये हो गया आंसर। समझ गए? किसी को कहीं कुछ डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। ये हटा दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देना है। इसको सॉल्व कर लेना फिर कंप्लीट। फाइनल आंसर एक बार लिख लो। बाकी वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन से जल्दी जल्दी मेरे साथ में बनाना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + √5 अपॉन 7 - √5 -7 - √5 डिवाइडेड बाय 7 + √5 इज इक्वल्स टू A + 7/11 B√5। ठीक है, ए और बी निकालना है। क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा पहला स्टेप? हाँ, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसमें दोनों तरीके चलेंगे। दो तरीके मतलब जो मैं बोल रहा हूं, पहला तरीका इंडिविजुअली इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को इसको करो, दोनों को माइनस करो। दूसरा तरीका ये है कि सीधा एलसीएम ले लो, क्योंकि एलसीएम लेने से भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। इसमें कैसे होगा? अगर एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 7 - √5 और 7 + √5। समझ में है? और उसमें आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी? A + B A-B, तो हो जाएगा रैशनलाइज। समझ रहे हो ना? तो अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने से ही रैशनलाइज हो जाए डिनोमिनेटर, तो उसमें इंडिविजुअली रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर? 7 - √5 इंटू 7 + √5। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा? तो जब हम एलसीएम लेते हैं, ये कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन मल्टीपल आ गया, फिर हम ये देखते हैं भाई इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 7 - √5। तो इसमें से 7 - √5 को हटा दो, जो बच गया वो मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर से। समझ में? मतलब ऐसा होता है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो ये 7 + √5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? 7 + √5 का होल स्क्वायर। ये ध्यान से समझना, 7 + √5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? फिर वैसे ही ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 7 - √5 का होल स्क्वायर। क्लियर? और बीच में क्या आएगा? साइन माइनस, तो बीच में आएगा माइनस। दैट इज इक्वल टू राइट साइड में A + 7/11 B√5। यहां तक सबको क्लियर? ओके। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? A + B A-B। ये होता है A² - B²। तो मतलब क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? A + B का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या हो जाएगा? वो A² मतलब कि 7 का स्क्वायर, प्लस B² मतलब कि √5 का स्क्वायर, प्लस 2AB मतलब 2 × 7 × √5। क्लियर सबको ये स्टेप? ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको प्रॉपरली। ये हमने लिख दिया एक स्क्वायर इस ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट्स में, माइनस है बीच में, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर दूसरे वाले पार्ट का एक्सपांशन। तो क्या आएगा दूसरे वाले पार्ट का एक्सपांशन? बताओ जल्दी, बोलो जल्दी। A² मतलब 7², B² मतलब √5 का स्क्वायर, फिर ये आएगा -2A × B। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? एक बार चेक करो और बताओ। राइट साइड में क्या है यहां पर भाई? A + 7/11 B√5। ये हो गया। ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर, मेरे ही फोन है क्या? हाँ हाँ। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? न्यूमरेटर में ध्यान से समझना, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन मत करना। क्यों पता है?
क्योंकि इसमें कुछ टर्म कटेंगे। कौन से कटेंगे बताओ? ये 7 स्क्वायर और ये वाला 7 स्क्वायर कटेगा, समझे? क्योंकि बीच में क्या है, माइनस। और क्या कटेगा? ये √5 का स्क्वायर और ये √5 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, दोनों को नेगेटिव बना देगा, समझे कि नहीं? कौन सा? नहीं, वो नहीं कटेगा। ये देखिए पूरा एक सिंगल टर्म है, समझ रहे हैं ना? टर्म्स कैसे डिसाइड होता है? प्लस माइनस से जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है वो टर्म है। तो ये पूरा एक टर्म है। तो ये पूरा टर्म कितना आएगा? 2 7 14, तो ये कितना हो जाएगा? 14 √5, समझा? और जब ये माइनस इधर पे जाएगा तो माइनस माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। और ये प्लस तो बन गया, और ये कितना हो जाएगा इन सबका प्रोडक्ट? 14 √5। क्लियर हुआ ये चीज? और राइट हैंड साइड में यहां पर हमारे पास क्या है? a+7/11 b√5। क्लियर? यहां तक हो गया? अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आगे देखो, फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 14 √5 ऐड होके कितना बनेगा? बताओ जल्दी। 28 √5। 28 √5 डिनोमिनेटर में कितना बनेगा? 44 इज इक्वल टू क्या हो गया? a+7/11 b√5। यहां तक क्लियर? आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड होंगे, 4 7 सा 4 11 सा। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या बच गया? 7 √5/11 इज इक्वल टू a+b, नहीं, a+7/11 b√5, ये बचा। अब कई बच्चे यहां तक कर लेते हैं, लास्ट स्टेप में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए ध्यान से समझो कैसे करना है। इसके बाद a की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या होगी बताओ? ओके, सभी का आंसर गलत है। a की वैल्यू क्या होगी? ऑनलाइन में कोई बताएगा a की वैल्यू क्या होगी? हाँ, 0। यस, a की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, a की वैल्यू 0 कैसे होगी? क्योंकि भाई यहां पर ध्यान दो, लेफ्ट साइड में कितने टर्म है? सिर्फ एक। राइट साइड में 2 टर्म है, एक तो a है और दूसरा टर्म ये है, समझ गए? तो लेफ्ट साइड में एक टर्म मिसिंग है। अब वो कौन सा? ये वाला मिसिंग है कि ये वाला? तो हमको पता है भाई, √5 वाला जो है वो ये दोनों आपस में इक्वल टर्म है। मतलब जो मिसिंग है वो टर्म जो है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, अब जो टर्म है उनको कंपेयर करते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए। तो इन दोनों को कंपेयर करो। अब बताओ b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू 1 आएगी। कैसे 1 आएगी? देखो, देखो आप यहाँ देखो, देखो एक तो डायरेक्ट बताता हूँ, फिर दूसरा इक्वेट करके बताता हूँ। पहले देखो, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, तो सब है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर b बच गया, और यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, आप दोनों को आपस में लिख दो, दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट कर दो। तो इस तरह से हमने दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट कर दिया ऐसे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 11 कटेगा, 7 7 कटेगा, √5 कटेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 इज इक्वल टू b। समझ गए? लेकिन इसको विथ साइन करना हमेशा। विथ साइन का मतलब क्या? कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, इस वाले को नेगेटिव दे दिया होता है, वाला नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। तो b की वैल्यू उस केस में क्या आएगी? -1 आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तेरे ये 1/44 कैसे आ रहा है? हाँ, तेरी गलती बता रहा हूँ, सुन इधर, पेन दिखा। ये बीच के में माइनस है ना, तेरा ये माइनस है ना। तूने क्या किया? सिर्फ पहले नंबर को माइनस लिखा, -54। लेकिन भाई ये माइनस इसको भी तो माइनस बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 14 √5 कितना हो जाएगा? 28 √5। तो यहाँ पर 28 √5 आएगा। हम्म, ठीक है, हटा दो इसको। मैं उसके बाद का प्रोसेस तो ये क्लियर है ना? हम्म, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ये वाला एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इस क्वेश्चन को एक बार देखना। ठीक है,
कहाँ गया? पेज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 18। नहीं, ये तो मैंने होमवर्क में बोला था इसको बनाने के लिए। नहीं बनाया क्या पिछली क्लास में? अब मैं एकदम सीरियसली पूरे होमवर्क चेक करने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बता रहा हूँ, जितने भी रैशनलाइज वाले क्वेश्चन है जो आज मैंने यहाँ पर बताए, ऐसे वाले 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस आपको इस बुक से करके लाने। हाँ ठीक है, फिर भी कर लेना। ये सब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का बहाना नहीं हूँ। ठीक है, कल मत दिखाना, परसों दिखा देना होमवर्क, ठीक है? नहीं नहीं, परसों कैसे प्रैक्टिकल रहेगा? परसों तो 26 जनवरी है। तुम लोग यार जब भी होमवर्क दो यही बहाना मारते हो। हम्म, ओके। चलो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस कर ले। हम्म हम्म लॉज ऑफ हाँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस देख लो। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहले मैं एक बार आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कौन कौन से लॉज है। ओके, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग ही बताते जाना और लिखते जाना जिनको पता नहीं है। ए टू द पावर 0 क्या होता है? 1। वेरी गुड। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, a to the power m plus n, a to the power m upon a to the power n, a to the power m minus n, a to the power m whole to the power n, a to the power m into n, ठीक है? a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m, ये होता है। और कौन सा है? रूट ए की वैल्यू होती है ए की पावर 1/2, ठीक है? फिर उसके बाद mth रूट ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है ए की पावर 1/m, ठीक है? ये सब ध्यान में रहने चाहिए। और कौन सा बच रहा है? हाँ, ये वाला भी एक, ए बी होल टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। रूट ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है? और ये वाली भी प्रॉपर्टी, a बाय b होल टू दी पावर m, सो वी कैन राइट a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। ये बताना क्या होगा भाई एक बार, a बाय b होल की पावर माइनस m। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, b अपॉन a होल टू दी पावर प्लस m। समझ गए? हम्म, और कौन सा है? और कौन सी प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेता हूं मैं। छूट गया तो, लगभग तो हो गया, सारा लिख दिया। ये वाली एक प्रॉपर्टी भी देख लेना, mth रूट ऑफ a टू द पावर n, बताओ क्या होगा? ये होता है a की पावर n अपॉन m, करेक्ट। ये पावर n तो आएगा, ये हटेगा तो 1/m हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। और कोई सा बच गया क्या? एक बच गया शायद, एक बच गया होगा। क्या हो गया? ये एक्चुअली बुक में कम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अलग अलग फॉर्म्स में मैं बता दे रहा हूँ। अगर a टू द पावर m ये लिख दिया ना, हाँ ये तो हो गया है, ये वाला हो गया है। और कोई सी प्रॉपर्टी बच गई क्या? बस इतना ही है शायद, ठीक है? अच्छा, एक और चीज ये देख लो, ये वाला लिख रहा हूं मैं, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n। अगर ऐसा है, इट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू n। ये कंबाइंड है दोनों का, ठीक है? ओके।
सो बुक के तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग वर्कशीट के क्वेश्चंस लेते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो है पेज नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करना है आपको? 9 to the power 1/3 इंटू 27 to the power -1/2 अपॉन 3 to the power 1/6 इंटू 3 to the power -2/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा जितने भी नंबर हैं 9, 27, 3 सब 3 की टेबल में आते हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर होल की पावर 1/3 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। डिनोमिनेटर में जो 3 की पावर 1/6, डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों है। तो a to the power m इंटू a to the power n कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? देखो यहाँ पर ये वाली लग रही है। इस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख देंगे? डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 3 की पावर, बोलो जल्दी। अरे भाई, 1/6 प्लस, प्लस की जगह यहाँ क्या आएगा? माइनस, -2/3। समझ गए ये स्टेप? अब इसको ऐड करो, 1/6 -2/3। एडिशन के लिए एलसीएम आ जाएगा 6, 6 1 6 -3 2 6, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा -3/6। तो कितना आ जाएगा? -1/2। क्या ये फ्रैक्शन एडिशन सबको क्लियर है? नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है, मैं बताऊंगा। ये लेकिन आना ही चाहिए। तो -1/2 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर का पार्ट हमको मिल गया। डिनोमिनेटर में आना है 3 की पावर -1/2। ठीक है। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 की पावर, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इस जगह पे m×n वाली। कौन सी वाली? ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। समझ गए? तो इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2/3 बन जाएगा। ओके। इनटू यहां पर इस वाले पार्ट में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी और ये कितना बन जाएगा? 3 to the power -3/2। क्लियर हुआ ये चीज? अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को भी ऊपर भेज देते हैं। सब ऊपर है तो ये क्यों नीचे रहेगा? ये भी ऊपर जा रहा है। तो 3 to the power 2/3 इंटू 3 to the power -3/2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो उसके पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 3 to the power क्या हो जाएगा? 1/2। यहां तक क्लियर सबको? अब फाइनल स्टेप में क्या करना है हमको? इसकी पावर को ऐड कर देना है सिंपली। तो पावर को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? देखो यहां पर 3 to the power 2/3 -3/2 और आखिरी टर्म क्या है? +1/2। समझ में आया कि नहीं ये? अब इन सबको ऐड करो तो एलसीएम क्या आएगा? इन सबका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहां पर एडिशन कर लेते हैं इसका। ये इन सबका एलसीएम आ गया 6। ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं फ्रैक्शन एडिशन। क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे 6 को। कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। और वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 से क्या हो जाएगा? 4। फिर अगला टर्म में आएगा बीच में माइनस। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितने टाइम्स से जाएगा? 3 टाइम्स में। वो 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से। 3 3 से क्या हो जाएगा? 9। ये आ गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस। 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स से जाएगा? 3। वो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3। समझ गए? अब ये 4 + 3 कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में ऐड कर दो। 4 + 3 हो गया 7। तो ये हो गया 7 - 9/6। 7 - 9 कितना होता है? -2/6। 2 1 सा 2 3 सा तो क्या आ जाएगा? -1/3। तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1/3 -1/3। समझ गए? और सिंप्लीफाई करना है तो इसको लिखोगे 1/3 की पावर 1/3। उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भेज देते। हाँ बोल। अच्छा आंसर है ना? किसको रेसिप्रोकल करने? कहां पर? यहाँ? हाँ हाँ। नहीं ना, उसमें पावर ही रेसिप्रोकल्स होगी ना।
ये तो पावर का एडिशन ले रहे हैं ना हम, तो हमने एलसीएम लिया, सिंपली क्या किया, डिवाइड करके उसको देखा किस क्या बनेगा, सब्सट्रैक्ट ऐड किया। ठीक है, अगर पावर में माइनस है तो रेसिप्रोकल करेगा। तो आंसर क्या है, 1/3 की पावर 1/3। समझ रहे हो ना? ओके, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन 69 में से बताओ कोई सा भी एक सेलेक्ट करके। वो 64 वाला, चलो ठीक है। देखो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में ना तुम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे टू की पावर, पावर ऑफ टू, टू की पावर वन तो टू होता है, टू की पावर टू कितना होता है, 3, 4, 8, नहीं 5, 32, और टू की पावर 6, 64, टू की पावर 7, 128, टू की पावर 8, 256, टू की पावर 9, 512, टू की पावर 10। ये कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, 1024। ये वो जो 1024, 1024, हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये नंबर क्यों देखे देखे लग रहे, तुम लोग जैसे मोबाइल वगैरह लेते हो तो उसमें रैम रोम का साइज होता है ना, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, हाँ 256 GB, 512 GB भी आते, तो ये सब टू की पावर है। हाँ हाँ, वो वही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे नंबर आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको नंबर कौन सा दिख रहा है, जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 64, तो 64 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2⁶ से। वैसे ही थ्री की पावर्स भी आपको याद रहनी चाहिए, थ्री की पावर वन तो थ्री है, थ्री की पावर टू क्या होता है, 9 होता है, थ्री की पावर थ्री कितना होता है, 27, थ्री की पावर फोर कितना होता है, 81, थ्री की पावर फाइव कितना होता है, 243, थ्री की पावर सिक्स तो वैसे बहुत कम आता है, यहीं तक रहने दो। ठीक है, इतना तक कम से कम याद रहना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करें आप क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में है, लिखा है सिंप्लीफाई, यहाँ पर है 64 रेस टू पावर -1/3 अंडर ब्रैकेट 64 रेस टू पावर 1/3 -64 रेस टू पावर 2/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो पहली चीज मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी ऐसा होता है ना तो कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, मतलब ए की पावर m माइनस ए की पावर n, तो कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, 64 की वैल्यू रखोगे, तो 64 क्या होता है, 2⁶, तो ये होता है 2⁶ होल रेस टू पावर क्या होता है, -1/3। फिर अगला जो टर्म है 2⁶ होल रेस टू पावर क्या हो जाएगा, 1/3, माइनस अगला जो टर्म है 2⁶ होल रेस टू पावर 2/3। समझ में आ गया ये चीज सबको? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा पावर्स, तो 2⁶ इंटू -1/3 ऐसा बनेगा, 3 1 3 2, तो 2 क्या बच जाएगा यहाँ पर, -2। ये ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म है। वैसे ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसलिए माइनस। ठीक है, अगला टर्म क्या बनेगा, ये वाला, ये 3 1 3 2 ऐसे ही कटेगा, तो क्या बचेगा, 2⁻², हाँ मतलब 4, माइनस यहां पर क्या होगा बताओ, 2⁻, क्या होगा, 4 होगा, 3 1 3 2 और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर 2² की वैल्यू क्या होती है, 4, माइनस 2⁻4 की वैल्यू कितनी होती है, 16। ठीक है, 4 - 16 कितना होता है, -12। ठीक है, और ये जो 2⁻2 थी उसको नीचे भेज देंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, +2। क्या ये स्टेप समझ में आया? 2 की पावर +2 मतलब कितना हो गया, 4, 4 1 तो आंसर क्या आएगा, -3। दैट्स इट। सबको क्लियर ये क्वेश्चन? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को बना लो। 69 का थर्ड पार्ट, फटाफट। क्या हो गया? हाँ हाँ, बोलो जयती, किसमें डाउट है? 69 का सेकंड पार्ट।
69 का सेकेंड पार्ट, चलो उसको कर लेते पहले, इसको हटा दूं क्या मैं? सेकेंड पार्ट कर लो पहले, 69 का सेकेंड पार्ट। ओके, तो 69 का जो सेकेंड पार्ट है एक बार जल्दी से चेक करना क्या लिखा हुआ है। ये है 3/5 होल रेस टू पावर 4 इंटू 8/5 होल रेस टू पावर -12 इंटू 32/5 होल रेस टू पावर 6। यहां तक क्लियर सबको? क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप इस 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद आया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन सेकेंड पार्ट में पहला स्टेप वो नहीं होगा, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहले रेसिप्रोकल करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे इसको? 5/8 होल की पावर क्या हो जाएगा? +12। समझे कि नहीं? यहां पर भी पहला स्टेप थोड़ा सा अलग होगा। क्यों थोड़ा सा अलग होगा? क्योंकि ये जो 32 है उसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अगला स्टेप 3 की पावर 4 एज इट इज अपॉन 5 की पावर 4 एज इट इज। ठीक है, इनटू यहां पर क्या हो जाएगा? 5 अपॉन, अभी 2 की पावर 3 लिखेंगे और होल की पावर क्या हो गया? ये 12। यहां तक क्लियर सबको? इनटू अगले टर्म में यहां पर अब हम पावर ब्रैकेट हटा सकते, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या बनेगा बताओ? टर्म्स। 2 की पावर क्या बनेगी पहले ये बताओ? 30, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन 5 की पावर क्या हो जाएगा? 6। समझ गए ये? फिर उसके नेक्स्ट 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू यहां पर 5 की पावर 12 अपॉन 3 की 2 की पावर कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। 34 कैसे आएगा? 36 ही आएगा ना। 12 3 जा 36 इंटू 2 रेस टू पावर 30 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू पावर 6। समझ गए यहां तक? अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करते, सुनो इधर ध्यान देना। ये 5 को देखो, 5 की पावर क्या है? 4। उसी के साथ ये 5 की पावर 6, ये दोनों नीचे में है, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा दोनों में? 10। समझ गए? और वो 5 की पावर 10 जब ऊपर जाएगा तो इस 5 की पावर 12 से दोनों की पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो ऊपर में क्या बच जाएगा? 5 की पावर 2 बचेगा। क्या ये सबको समझ में आया? नहीं आया समझ में? उसको नहीं आया अभिनव को। देख इधर, ये पावर में 12 था ऊपर में, ये ऊपर ये दोनों मिल गए, दोनों मिलके 5 की पावर क्या बन गए? 10 बन गए। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। क्लियर हुआ है ये चीज? या दूसरा तरीका ऐसा भी कर सकता है, इसको -4 -6 कर दे, ऐसा कर दे, ऊपर गए दोनों की पावर माइनस। ठीक है, 3 की पावर 4 तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, अकेला 3 का कोई नहीं है। ठीक है, अपॉन नीचे में आते अब देख यहाँ पर 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 36 है, बड़ा पावर इसके पास है, तो ये नीचे बुलाएगा उसको, इधर गया। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बताओ? 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 36 -30 मतलब कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके अगला एक्सप्रेशन देखना क्या आएगा? 3 की पावर 4 एज इट इज, ये 5 की पावर क्या बन गया है? 2 बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 कितना होता है? अभी हमने किया था 64। 3 की पावर 4 कितना होता है जल्दी बताओ? 81 इंटू 5 का पावर 2 25। समझ में? इसलिए पावर याद रहेगी ना थोड़ी बहुत, डायरेक्टली बनेगा। क्या कुछ नहीं घटेगा? 25 की टेबल, 25 वन जा तो ये आ गया 5, इधर पे आ गया 2। 25 एट जा, 25 फोर जा, हाँ करेक्ट, 25 फोर जा 100 होता है, 25 एट जा 200 होगा। तो 200 और +2 मतलब कितना हो जाएगा? 202 डिवाइडेड बाय 64। ये होगा इसका आंसर। समझ गए? नहीं होगा, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं ना, इसलिए कटेगा नहीं। देखिए ये सिर्फ 3 का फैक्टर है, यहीं से देख ले, इसमें सिर्फ 3 है, इसमें सिर्फ 5 है, इसमें सिर्फ 2 है, तो कैसे कटेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। हो सकता है एमसीक्यू में आए तो ये क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का ऑप्शन मिले, या हो सकता है ये आंसर मिले। ठीक है, ओके। ठीक है,
तो आज की क्लास यही एंड करता हूं। तो आपको जो है मैंने क्या होमवर्क दिया है, रैशनलाइज वाला जो ए और बी फाइंड आउट करने वाला है, कम से कम 8 क्वेश्चंस मैंने बोला, उसको कम करके मैं 6 कर दे रहा हूं, और 6 क्वेश्चंस इसके करने, कोई भी 6, लेकिन एकदम इजी। अभी कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। हाँ जयती बताओ क्या डाउट है। सर एक डाउट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको सेंड कर दिया है। ओके चलो 1 मिनट इसका डाउट चेक कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन वही वाला है, वो जो हमने क्वेश्चन किया था ना, सर्कल्स में एक बड़ा सा क्वेश्चन है, याद है, जिसमें क्या बनता है, काइड बनता है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला सर्कल हो गया। इस सर्कल में देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका रेडियस है 5, और यहाँ पर एक कॉर्ड की लेंथ है 6, और ये दूसरे वाले कॉर्ड की, रेशमा सलमा और मनदीप वाला क्वेश्चन। हाँ 10.4 का 5th क्वेश्चन, ये वाला। तो इसमें ये रेडियस हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये भी, ठीक है, ये भी हो गया 5, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ये टाइम टेकिंग है, मेरी दूसरी क्लास है अभी ना, ठीक है। यस सर, ओके थैंक यू सर।